जब इलेक्शन कमीशन पहले से ही भारत सरकार मोदी जी से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार से मिला हुआ है, उनके सारे पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो ये जो अब हिंसा देखने को मिल रही है, इसकी हिंसा का जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी का खुद का ही आरोप है, जब रिजल्ट खुल रहे थे, ओपन हो रहे थे, तो उस वक्त कैमरा बंद कर दिया, मुझे पीटा गया और गड़बड़ी की गई है। एक वोट की वैल्यू सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए थी, 27 लाख तक की वोट की वैल्यू नहीं करी है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से ममता जी इसीलिए नाराज़ हैं। आम पॉलिटिशियंस जो हैं, जो टीएमसी के, उन पर हमला कर रहे हैं बीजेपी के लोग। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी तो उनकी सबसे बड़ी नेता हैं, उन पर हमला करने में तो वो चूकेंगे नहीं। मुझे लगता है कि उनकी जान को खतरा है। इलेक्शन कमीशन ने और मोदी जी ने मिलकर के ये सब रणनीति अपनाई और षड्यंत्र रचा। मैं षड्यंत्र जरूर कहूँगा, इसमें कॉन्स्पिरेसी हुई है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। बंगाल चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इन परिणामों के साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी इन चुनाव में हारी है या हराई गई। और इसी के साथ बंगाल में जिस तरीके की हिंसाजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों के साथ कई चिंताएं भी सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है, तो वहीं ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और इलेक्शन कमीशन से उनकी लड़ाई जारी रहेगी और ज़रूरत पड़ी तो वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी जाएंगी। इन तमाम बिंदु पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं, जो पूर्व जज रह चुके हैं। और सर, सवाल की शुरुआत यहीं से करेंगे, चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आप इससे यहीं करूंगी। परिणाम आ चुके हैं, परिणाम पूरी तरीके से पूरे देश को चौंकाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आप कह सकते हैं, बम्पर जीत वहां पर दर्ज कराई है। सवाल अब उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी हारी है या हराई गई हैं, क्योंकि वो भी कई सवाल इलेक्शन कमीशन पर अब सीधे तौर पर उठा रहे हैं। देखिए, इसका जवाब पहले मैं ये दूंगा कि हारी हैं, हराई गई हैं। आपने महाभारत की कथा पढ़ी होगी। महाभारत में एक कथा ये कहती है, कहानी, कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था और अभिमन्यु को फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में एंटर करना जानते थे, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, वो बाहर निकल नहीं पाए और उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए और उनकी वहाँ मौत हो जाती है। ये बात मेरे ख्याल से देश को सभी को पता है, शायद आपको भी पता होगा। तो ये जो बंगाल का चुनाव है इस वक्त, जिसमें ममता बनर्जी हैं, मैं उन्हें एक तरीके से अभिमन्यु मानता हूँ। अभिमन्यु की तरह से वो शेरनी की तरह से वहाँ पर लड़े, जैसे कि अभिमन्यु महाभारत में कौरवों के खिलाफ लड़े और चक्रव्यूह में उन्हें एंट्री की, चुनाव लड़ी। लेकिन चक्रव्यूह इतना बनाया हुआ था कि उसके बाहर वो निकल नहीं पाई बेचारी। तो ये चक्रव्यूह था किसका? चक्रव्यूह था इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया। मैं आपकी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और मीडिया भी हैं, मीडिया और बाकी सीबीआई, ईडी जैसी संस्था हैं। इन सभी ने एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा काम किया कि उनको एंट्री तो करा दी इलेक्शन में, लेकिन उनको जाने का रास्ता नहीं दिया और वो बेचारी हार गई। देखिए, इसमें जो भारत सरकार है और जो मोदी जी हैं, उनकी रणनीति एक अपनी अलग जगह है कि बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है और बनाने के बाद में वो 5 साल काम भी करती है। वो एक अपनी जगह है, उन्होंने काम किया है, मैं इसको भी नकारूंगा नहीं। लेकिन काम मतलब बंगाल में आंदोलन की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 5 साल तक अन्य मुद्दों को उठाते रहे और देश में बंगाल को वो अलग अलग समय पर बदनाम करते रहे, उनको, चीफ मिनिस्टर जी को। लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसीलिए कि एसआईआर के माध्यम से उन्होंने जो वोट कटवाए, सब जानते हैं, और 27 लाख वोट कटे और बाकी 60 लाख के आसपास और भी कटे हैं। तो 27 लाख जो डिस्क्रिपेंसी वाले मामला था, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, उसमें भी बेचारे 27 लाख वोट रह गए कटने के बाद में। तो 27 लाख वोटों का कटना एक राज्य के लिए, और बंगाल बड़ा राज्य लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा भी नहीं है, तो 27 लाख वोट एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा होता था कि देश में जो लोग इस बात की विचारधारा के मानने वाले थे, जो लीगल फील्ड के जजेज भी देखें, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या लीगल जो भी होते हैं, कि एक वोट भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी मतदाता अपना वोट देने से वंचित ना रह जाए। इस विचार के साथ में, सिद्धांत के साथ में पहले इलेक्शन हुआ करते थे। इलेक्शन कमीशन सोचा करता था कि कोई भी मतदाता मत देने से वंचित ना रह जाए।
यहाँ पर 27 लाख मत देने से वंचित रहेगा। बाकी 60 लाख का क्या हुआ वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन अगर 27 लाख कोई मान के चलें तो एक बहुत बड़ी संख्या थी। इलेक्शन कमीशन ने और मोदी जी ने मिलकर के ये सब रणनीति अपनाई और षड्यंत्र रचा। मैं षड्यंत्र जरूर कहूँगा, इसमें कॉन्स्पिरेसी हुई है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉन्स्पिरेसी को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये जो संस्था है, सुप्रीम कोर्ट हो गया और बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए और उनकी पूरी टीम, बाकी पूरा मंत्रिमंडल, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी सहित, इसके अलावा सीबीआई ईडी का भी अपना रोल रहा। सीबीआई ने, आपको पता होगा, समय समय पर ईडी ने वहाँ दुनिया भर के छापे मारे। ममता बनर्जी को भी उन्होंने फंसाने की कोशिश करी। ममता बनर्जी एक बार फाइल लेकर के वहाँ से आ गई थी, आपको पता होगा। तो इन सबका रोल, और मीडिया का खासतौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, उनका तो आप पूछे ही मत। उन्होंने तो बस 5 साल लगातार अब से पहले इतना दिखाया है, जैसे कि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी के, वो तो कोई राक्षस हैं, वो तो कोई लगता है अब वहाँ की बांग्लादेशी हैं, वो तो बांग्लादेशी ही की समझते हैं। और ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जिससे कि वहाँ के हिंदू लोग उनसे नाराज़ हो जाएं और हिंदू मुस्लिम कराने में वो कामयाब रहें। तो ये मानता हूँ कि सब लोगों का इसमें हाथ है ममता बनर्जी को हराने में। तमाम शक्तियाँ एक हो गई और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को हरा दिया। अब ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और ज़रूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर के इस लड़ाई को लड़ेंगी। तो 2 बिंदु है सर, एक तो वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगी, दूसरा वो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो क्या अपने देश की कह सकते हैं कि अपने देश के कानून पर यकीन नहीं रहा? इसका तो मतलब यही है। और आप देखो, ये बताइए कि यकीन होगा कैसे। मैं ये बता दूं आपको कि मैं भी लीगल फील्ड से रहा हूं, कोर्ट मैंने भी 21 साल चलाई दिल्ली में। तो जब कोई लिटिगेंट्स हैं, कोई पार्टी हमारे पास आती है तो उसका विश्वास हम पर रहे कोर्टों पर, ये कोर्टों की भी ड्यूटी है। कोर्ट अपने आचरण से, अपने जजमेंटों से, अपनी पूरी प्रक्रिया से ये दिखाना चाहिए कि हम न्याय करने रहे हैं, न्याय होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। केजरीवाल जी के केस में हमने देखा, जो वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने कर रखा है, जो सूर्यकांत शर्मा जी हैं, कि आप केस से हट जाइए, वो नहीं हटी, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो भी इशू है। इसी तरीके से ममता बनर्जी अब खुद आकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी कर रही हैं। उनकी सरकार वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है कि भाई SIR ये गड़बड़ कर रही है, इलेक्शन कमीशन जानबूझ के वोट कटवा रहा है, और ज़्यादातर वोट वो हैं जो ममता बनर्जी के वोट पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी के पास में पूरी सूची है कि कौन से वोटर ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। बड़ा गंभीर आरोप। और नहीं, कोई आरोप नहीं है, सही है। और ज़्यादातर उन्हीं के वोट उसमें काटे गए हैं। देखो, वैसे भी आपको पता होगा कि जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले मतदाता सूची बनती है, तो उसमें वहाँ के जो लोकल लीडर होते हैं उन्हें पता होता है कि ये जो वोटर कौन से वोट देने वाले थे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो इसमें वो ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बीच में सर सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोल देता है कि इस बार अगर वोट नहीं किया तो अगली मैं अब उस पर ही आ रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी आकर के अपनी बहस करती हैं। मैंने वो प्रोसीडिंग देखी थी, मुझे दुख हुआ इस बात का। मेरे हिसाब से ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, खुद पैरवी करने के लिए, खुद आर्गूमेंट करने के लिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का अपना ओहदा कम नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का होता रहे कि चीफ मिनिस्टर अपने कम। चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई चुनता नहीं है, कोलोजियम सिस्टम से आते हैं, इस दुनिया को पता है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि ममता बनर्जी के पीछे बंगाल के करोड़ों लोग हैं जो उनको वोट दे करके वहाँ पर सत्ता में लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का इस तरीके से इलेक्शन नहीं होता, उनको तो जो है अपॉइंट किया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर को अपनी गरिमा को मुझे लगता है गिराने की आवश्यकता नहीं थी। ये नहीं कि भाई हम आपकी कोर्ट में, आप हमारे वकील बहुत सारे हैं, पेश हो सकते हो, पेश हो भी रहे थे, खुद जाकर के बहस करने की मैं जरूरत नहीं समझता। लेकिन अगर उन्होंने कर भी ली तो सुप्रीम कोर्ट को ही बड़प्पन दिखाना चाहिए था कि एक चीफ मिनिस्टर आई हुई हैं तो उस हिसाब से उनके साथ पेश आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रोसीडिंग चली थी, मुझे लगा कि चीफ मिनिस्टर के साथ वो इतने बेहतर तरीके से पेश सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ रही है। आगे उन्होंने कुछ किया भी नहीं। मैं 2-3 बात और मैं बताता चलूँ इसी में कि उसके बाद फिर जब SIR को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं पाई, 27 लाख वोट फाइनली कट गए। डिस्क्रिपेंसी के बाद में इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो गई थी और बाद में इलेक्शन भी होने वाले थे। उस वक्त जस्टिस जयमाला बागची, मुझे बड़ी आपत्ति है उनके स्टेटमेंट पर, जब उनसे कहा गया सुनवाई के समय कि भाई 27 लाख वोट कट गए हैं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे, इलेक्शन को या तो टाल दो, या 27 लाख को टेम्प्रेरी बेसिस पे वोट देने दीजिए। जब बाद में आपकी प्रोसेस इस तरीके से अगर है कि बाद में ट्रिब्यूनल के पास मैटर जाएगा, तो कब तक ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा 27-30 लाख
पिटीशन फाइल होंगी, उसमें होने की संभावना है, तो वो पता नहीं कितना समय लेगा। तो तब तक आप टेम्परेरी बेसिस पर, इंटरिम बेसिस पर आप इनको ऑर्डर कर दीजिए कि ये वोट दे लें, और अगर बाद में फाइनली अगर जो ट्रिब्यूनल पाता है कि नहीं ये वोटर नहीं है, गलत है, तो तब देखा जाएगा। तो उनका ये कमेंट अरे 27 लाख वोट हैं तो क्या हो गया, ये तो अगली बार वोट दे लेंगे, परमानेंट थोड़ी काटा गया है, अगली बार वोट दे सकते हैं। तो देखो ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, जो ये कहे कि 27 लाख वोट नहीं दे पाएंगे तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है, अगली बार दे लेंगे, इस बार नहीं दे पाएंगे। अरे इस बार नहीं दे पाएंगे तो तब तो बीजेपी आ गई। और दूसरी बात ये है कि एक वोट की वैल्यू सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए थी, 27 लाख तक की वोट की वैल्यू नहीं करी है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से मायावती, सॉरी क्या नाम है, ममता जी इसीलिए नाराज़ हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जिससे कि वो इंटरनेशनल कोर्ट जाने की बात कर रही हैं, एक बात और बता दूं आपको कि इसमें एक और पहलू है कि जब वहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी में बंगाल में एक हाईकोर्ट की सर्किट बेंच का उद्घाटन होना था, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी वहाँ पर गए थे, और ये इलेक्शन चंद समय पहले की बात है। और ममता बनर्जी भी क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोर्ट बनवाई है, पैसा तो चीफ मिनिस्टर देता ही है, सरकार देती है, तो वहाँ पर वो गई थी। मैंने वो वीडियो देखा है, सुना है, चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में, सूर्यकांत जी बगल में बैठे थे, उनसे कहा कि सर आप ये जो डेमोक्रेसी खतरे में है बंगाल में, एसआई के माध्यम से इलेक्शन कमीशन सारे वोटों को काट रहे हैं, अगर आप नहीं रक्षा करेंगे तो कौन रक्षा करेगा, आप प्लीज़ हमारे इस बंगाल की रक्षा करिए, डेमोक्रेसी की रक्षा करिए, बचाने की कोशिश करिए। चुप रहे, सूर्यकांत जी ने कुछ नहीं कहा। मैं इसमें एक बात और जोड़ता चलूँ कि सूर्यकांत जी उससे चंद समय पहले ही, 5-6 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट का उदाहरण करने जाते हैं, तो वहाँ की योगी आदित्यनाथ की भरपूर तारीफ करते हैं। कोर्ट बनाने के लिए उन्होंने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन्होंने बनाई थी हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, तो इन्होंने उनकी तारीफ़ नहीं करी। ममता बनर्जी की तारीफ़ क्यों नहीं करी भाई, आप उनकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? तो आप क्या उनको इलेक्शन में हरवाना चाहते हैं? आपको तारीफ करने में जब उनमें कोई आपत्ति नहीं है योगी आदित्यनाथ के लिए, तो आप वही कोर्ट बना रहे हैं, अगर वो बड़ी कोर्ट बना रहे हैं तो उसमें आप उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बात और इसमें मैं आगे जोड़ूँ इसमें, क्योंकि 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत नाराज़ हैं। अगली बात ये है कि इलेक्शन से एक दिन पहले 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को इलेक्शन था फर्स्ट बंगाल में, 22 अप्रैल को एक दूसरी बेंच ने उस केस में जिसमें ममता बनर्जी ईडी के ने जब छापा मारा था, फाइल ममता जी फाइल को लेकर के आ गई थी, उस केस में ममता बनर्जी की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच कर रही है, और यहाँ तक कह रही है कि ममता बनर्जी आप इस तरीके से काम कर रही हैं, इससे लोकतंत्र जो खतरे में, लोकतंत्र खतरे में इस बात से है कि वो वोट नहीं दे पा रहे 27 लाख, उन्हें वो खतरा नज़र नहीं आ रहा। खतरा क्या नज़र आ रहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर पहले कभी उन्हें लगता है कि हमारी पर्सनल फाइल्स हैं और ईडी जो है भारत सरकार के दबाव में आकर के उन फाइल के माध्यम से हमारे आगे वोट में हमें हरवा सकती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र का खतरा नज़र आ रहा है एक फाइल ले जाने पर। लेकिन 27 लाख वोट कट गए और उन्हें वोट देने का अधिकार वंचित हो गए, उसमें खतरा नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ी चिंता की बात है। तो देखिए संजीव सर, यहाँ पर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से तमाम व्यवहारिक जो चीज़ें सामने आ रही, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि एक पूरा षड्यंत्र रचा गया कि कैसे ममता बनर्जी को बंगाल में हराया गया। सर रिजल्ट आ चुके हैं, सब कुछ हो गया है बंगाल में। रिजल्ट से पहले चुनाव के दौरान हमने देखा केंद्र सरकार ने भर भर के वहाँ पर सुरक्षा एजेंसी बैठी कि बिना डर भय के चुनाव होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन जिस दिन परिणाम हुआ उसकी शाम से ही लगातार बंगाल में हिंसा हो रही है। सवाल यह है कि हिंसा के पीछे क्या आपको लग रहा है? एक के बाद एक हत्याएं वहाँ पर हो रही है और पूरी तरीके से लग रहा है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। वहाँ जंगल राज चल रहा है, मैं आपको बता दूं, और देश देख भी रहा है। देखिए एक बार बताइए कि आपने बात सही कही कि वहाँ इतनी सारी एजेंसियाँ पूरे देश से लगाई गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए। और इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने एक बात और भी कही थी कि हम सुरक्षा बलों को अभी उसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी 2 महीने या 1 महीने तक रखेंगे, वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन वहाँ एक तरीके से चीफ मिनिस्टर या पुलिस कमिश्नर या डीजीपी बना हुआ आज के समय बंगाल का। देखो इलेक्शन होते हैं तो सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो सारी शक्तियाँ चली जाती हैं इलेक्शन कमीशन में। ऐसा हमारे देश का सिस्टम है, मुझे इस पर भी आपत्ति है, लेकिन है तो जो है। तो ऐसी स्थिति में जब इलेक्शन कमीशन पहले से ही भारत सरकार मोदी जी से मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार से मिला हुआ है, उनके सारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो ये जो अब हिंसा देखने को मिल रही है, इसकी हिंसा का जिम्मेदार कौन है?
आखिर सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकामयाब हुआ है तो कौन हुआ है? ममता बनर्जी इज नॉट ए चीफ मिनिस्टर। ममता बनर्जी अब चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो नाम मात्र की चीफ मिनिस्टर है। वो तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, उनकी सुरक्षा खुद हट रही है, तो चीफ मिनिस्टर वो कहाँ से रही? उनके बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि आरोप है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं दूसरी भारतीय जनता पार्टी पर कि 100-125 के आसपास टीएमसी के ऑफिसों में तोड़फोड़ की गई है, बुलडोजर से उनको तहस नहस किया गया है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी के अगर है तो हमारे प्रधानमंत्री की है और गृह मंत्री की है और ज्ञानेश कुमार की है, और किसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इनकी सुरक्षा देने में ये चूक हुई है, सुरक्षा देने में ये पूरी तरह से नाकामयाब हुए हैं। इसकी वजह से वहाँ कई लोगों की डेथ हुई है। जानबूझकर झोंका डाल जा रहा है मैडम, जानबूझकर ही झोंका जा रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। अभी आप और आगे देखना कि मुसलमानों के साथ वहाँ क्या होगा। और ममता बनर्जी के जो वहाँ पर सपोर्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको तो अभी पीटा गया है। ममता बनर्जी का खुद का आरोप है कि मुझे भी पीटा गया। ममता बनर्जी का खुद का ही आरोप है, जब रिजल्ट खुल रहे थे, ओपन हो रहे थे, कि उस वक्त कैमरा बंद कर दिया, मुझे पीटा गया और गड़बड़ी की गई है। तो ये सारे आरोप जो है, इन सारे आरोप की वजह से इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था, सुप्रीम कोर्ट जैसा हमारे देश की न्यायपालिका, मोदी जी तो हैं ही हैं, तो इस सब ने मिलकर के जो षड्यंत्र रचा था, उसी की वजह से ममता बनर्जी अगर ये कह रही है कि मुझे यहाँ के पूरे जो भी संवैधानिक संस्था हैं उस पर विश्वास नहीं है, मैं इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाऊँगा, तो ऐसे पीड़ित के लिए जो कहीं से उसको न्याय नहीं मिल रहा है, कोर्ट में भी जा रही हैं, सड़क पर भी जा रही हैं और अपना जो है पर्सनली भी जाकर के चीफ जस्टिस इंडिया से कहने की कोशिश कर रही हैं, जब तक कोई कुछ नहीं कर रहा है तो बेचारी लेडीज़ कहाँ जाए। वैसे मैं बताऊँ कि इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि वो यहाँ पर अब सड़क पर उतर के 5 साल लगातार काम करें और बीजेपी की जो बदमाशियाँ चल रही हैं अभी भी उनका डट के मुकाबला करें। इंटरनल कोर्ट जस्टिस से बात नहीं बनेगी, यही बात है। सर, क्या जो हालात बंगाल में देखे जा रहे हैं, क्या लग रहा है ममता बनर्जी की जान को भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है। खतरा इसीलिए है, जब आप देखिए ना कि कई लोगों की मौत हो चुकी है, मर्डर हो चुका है। ममता बनर्जी के कैंडिडेट्स को बहुत सारा पीटा गया है, बाकी सपोर्टर्स पर हमला किए गए हैं, उनके ऑफिस, टीएमसी के ऑफिस वहाँ तोड़े गए हैं, बुलडोजर चलाया गया है, ममता बनर्जी की सुरक्षा को वहाँ से हटा लिया गया है। आम लोग भी उस गली में एंटर कर सकते हैं, घर के आसपास घूम सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी हम हमला कर सकता है। अब मुझे क्या बताएं कि जब आम पॉलिटिशियंस जो हैं, जो टीएमसी के, उन पर हमला कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी तो उनकी सबसे बड़ी नेता हैं, उन पर हमला करने में तो वो चूकेंगे नहीं। मुझे लगता है कि उनकी जान को खतरा है। ममता बनर्जी को खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, सरकार सुरक्षा नहीं देगी। बड़ी बात कह रहे हैं। सोचिए एक पूर्व मुख्यमंत्री जो हो गए हैं। सर, चलते चलते आखिरी कुछ छोटे छोटे से सवाल मैं चाहूँगी आप संक्षेप में इनका जवाब दें। क्या आप कहेंगे जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके वहाँ पे वोटिंग हुई, अब उसके बाद हम देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जो कि लगभग मुख्यमंत्री वहाँ के हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू ने मुझे वोट दिया है, हिंदुओं के लिए मैं करूँगा और सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो उनके साथ उन्हीं का विकास। ये क्या साफ तौर पर उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है? उत्तर प्रदेश से ज़्यादा गंभीर बनने की समस्या मैं बता रहा हूँ आपको। बंगाल जो है उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा आप देखना सांप्रदायिक स्टेट बनने वाला है। जो सांप्रदायिकता उत्तर प्रदेश में चल रही है और असम में चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल शायद नंबर 1 पर न चला जाए, क्योंकि बंगाली बांग्लादेश और बांग्लादेशी एंट्री घुसपैठी ये सारे बांग्लादेश में ही, उत्तर प्रदेश में है नहीं। तो बांग्लादेश में घुसपैठी बताए जाते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि आज एक खबर और मैंने पढ़ी पेपर में कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि आपको पता हो, उससे पहले मैं एक बार बताता हूँ आपको दर्शकों को कि सरकार कर क्या रही थी अब पिछले 5 साल से। भारत सरकार दिल्ली से बंगाल के लोग पकड़े या कोई मुस्लिम पकड़े और उनको बांग्लादेशी का ठप्पा लगा दिया, अपने आप ही डिसीजन ले लिया, कहीं कोर्ट में नहीं, कहीं नहीं गए, और लेके फिर उन्होंने उनका क्या किया बता सकती हैं? आप तो पत्रकार हैं, रही होंगी। दिल्ली में ऐसे कई इंसिडेंट हुई थी, पकड़ के लेकर के और उन्हें बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाकर के बांग्लादेश में पुश कर धक्का दे दिया। ये काम भारत सरकार कर रही थी। ऐसा पहले हमने तो कभी देखा नहीं है। ये नियम के हिसाब से होता है। अगर यहाँ पर कोई अगर रह रहा है बांग्लादेशी भी है तो सिद्धांत प्रिंसिपल के आधार पर बाकी सरकार को बताया जाता है, यहाँ से कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग होने के बाद में तब भेजा जाता है। आपने वहाँ ले जाकर धक्का दे दिया उसको और बांग्लादेश में एंट्री करा दिया, ऐसा कभी होता है? ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं। ये मानवाधिकारों का इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने क्या कही है कि हमें उम्मीद है कि ये नई सरकार जो बनी है और भारत सरकार ऐसे पुशबैक वाले केसेस नहीं करेगी, तो हम इसका जो है जोरदार तरीके से मुकाबला करेंगे। तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध तो पहले ही ख़राब चल रहे हैं पहले से। वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी वो हमारे इंडिया में बैठी हुई हैं,
उनका इंटर मसला है, हमें इस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट पहलू है, तो बंगाल अब जो धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता के रूप में हो सकता है 5 सालों में नंबर 1 पे पहुंच जाए। इतने बुलडोर वहाँ चलेंगे, क्योंकि आप देखिए कि बस लोग वहाँ के जितने भी ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं, जाति धर्म कोई भी हो, देखो मैं बता दूँ आपको, मुसलमानों का तो वो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो उनको इंसान इस देश में अब समझा ही नहीं जा रहा, जहाँ बीजेपी सरकार है उनका तो चाहे वो गलत काम या अपराध करें या ना करें, उनका तो वो निस्त्रभूत करने में लगे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं, और असम में भी ऐसी स्थिति है और राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में ये काम बहुत बड़े पैमाने पर होगा। 15 साल से और 15 साल से पहले जो सरकारें थी जो कम्युनिस्टों की, तब ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। बंगाल पहली बार उत्तर प्रदेश जैसा जो सामुदायिकता माहौल है उसका आनंद लेगा। 5 साल तक लोग बड़े परेशान रहेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। और देखिए, चिंताजनक हालात बंगाल में फिलहाल हैं और आगे 5 साल भी रहने वाले हैं, ये बात पूर्व जज कह रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जो हालात इस समय चल रहे हैं कि कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा है, और इतनी एजेंसी सुरक्षा के नाम पर जो बंगाल में बैठी हुई थी वो लगता है कि पूरी तरीके से गायब होंगे। जिस तरीके से बंगाल में हालात खराब हो रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं जैसे सुरक्षा ममता बनर्जी की हटाई गई है तो बहुत संभवता है कि ममता बनर्जी की जान भी खतरे में। आप इन तमाम हालातों को लेकर के, इस बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।